हेलो साथियों, मैं विजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने परिवार अशोका द एग्जाम गुरु में फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम, जो भी आपको पसंद हो। मेरे प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हम कह सकते हैं स्पेशल लेक्चर है आपका। ये एसएससी सीजीएल 2019 प्री के जितने भी सेट्स हुए, जितने भी एग्ज़ाम हुए, उनसे मैंने प्रतिशत पर आधारित पूछे गए या प्रतिशत टॉपिक से पूछे गए सभी सवालों को एक साथ इकट्ठा किया है। आज के लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा, निश्चिंत रहिएगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ आपको पुराना जो आपने सीख रखा है उस पर आधारित सवाल भी मिलेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, देखिए, जितने भी साथी हमारे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीपी हुआ, या फिर एसएससी सीएचएसएल हुआ, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी साथियों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, अन्य साथी जो हमारे किसी पुलिस एग्ज़ाम की, स्टेट पुलिस, बैंकिंग या फिर रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी प्रतिशत के सवाल पूछे गए थे सभी सवाल आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हो सकता है 1 घंटे से ऊपर चला जाए, लेकिन आपको अगर सीखना है, आपको देखना है ना किस तरह के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक भी अगर क्वेश्चन छोड़ा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछे गए हैं। ज़बरदस्त से मतलब कठिन सवाल नहीं कह सकते, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा भाषा को थोड़ा सा टफ बनाया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन इसका सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं बेस्ट सॉल्यूशन होगा हर एक सवाल का। उससे आसान सॉल्यूशन आपको, उससे आसान हल आपको उस सवाल का मिल ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा और कम समय में आपको करने के लिए आप कर सकते हैं उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके। मेरे प्यारे साथियों, अब बात ये आती है कि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, आप लास्ट तक बने रहो, कंप्लीट लेक्चर देखो और इसको इतना फैलाओ फेसबुक व्हाट्सएप पर, इसको इतना शेयर करो, इतना फैलाओ कि हर एक विद्यार्थी के पास पहुँच जाना चाहिए। और आपको बता दूं, इससे पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज एसएससी सीजीएल के 2019 में पूछे गए सवाल नहीं डिस्कस करे गए हैं, तो हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल अशोका द एग्जाम ग्रुप पर एसएससी सीजीएल 2019 के प्री में पूछे गए प्रतिशत के सवाल सबसे पहले आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए सबसे बेहतर चांस है सबसे पहले सीखने का, सबसे पहले जानने का कि किस तरह के सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए थे। तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हम आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाएंगे, हम भी सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व करेंगे। आप अपना सॉल्यूशन देखिएगा, आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, दोनों को मैच करिएगा। आपको कितना समय लग रहा है सॉल्व करने में, इस बात पर भी गौर करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब हम समझाते हैं तो थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब हम खुद सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो हमें बहुत कम समय लगता है। कुछ तो हम कैलकुलेशन माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं और बहुत कम जो है हम कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लगातार बने रहिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट करते रहिएगा, आपके जवाब आते रहने चाहिए। अगर आपके जवाब आने लग गए ना और आपका क्वेश्चन सही होने लग गया ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं और हम कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा अगर आप वास्तव में सीजीएल के सवाल अच्छे से सीखना चाहते हो, करना चाहते हो। हाँ, और एक बात और, देखो, कोई भी एग्जाम होता है ना,
हर एक एग्जाम में कुछ बहुत ही आसान सवाल होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं और कुछ डिफिकल्ट लेवल के सवाल होते हैं। तो इसी तरह से आपको आज के लेक्चर में भी देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत ही आसान सवाल होंगे जिनमें आपको पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको हम कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी। तो हमें हर तरह से सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। और एक बात बता दूं, 3-4 सवाल ऐसे हैं जो हो सकता है आपने ना पढ़े हों। पढ़े होने से मतलब कि उस तरह के सवाल ना करे हों, हालांकि बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे होता क्या कि एक ही पैटर्न पर एसएससी बार बार सवाल पूछता है तो आपकी उस पैटर्न पर प्रैक्टिस बन जाया करती है। लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे आ जाते हैं जिन पे हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन हम उसको कर लेते हैं। कर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, परसेंटेज पे पकड़ बना रखी है, तो हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक तरह के सवाल इसमें अवेलेबल हैं, आए हुए हैं एग्जाम में सारे के सारे सवाल। एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछे हुए सवाल हैं। बिल्कुल आपको हमारे साथ करते रहना है, लेक्चर कंप्लीट देखना है, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या है? यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान बताना है। बहुत आसान सवाल। खास बात आज के लेक्चर की, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन अवेलेबल है, तो किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सवाल। 40% मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, देखो मैं समझा दूं आपको। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाएंगे, निश्चिंत रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई गई है और चौड़ाई 20% घटाई गई है। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x + y + x × y अपॉन 100, याद आ रहा होगा, कुल प्रतिशत परिवर्तन। तो उससे भी कर सकते हैं। कैसे करके? लंबाई 40% बढ़ रही है तो x प्लस का 40 हो गया, y माइनस का 20 लेंगे क्योंकि 20% की कमी हो रही है चौड़ाई में, प्लस x 40 हो गया और y आपका माइनस का 20 हो गया, और पर अपॉन में कितना आ गया आपका 100। 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 40 और 20 आपका घटेगा, 40 में से 20 तो 20 बच जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, तो 12% की यहाँ पर वृद्धि होगी। x का मान हमसे पूछा गया है 12%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी होती तो ये मेथड हमारे लिए कारगर साबित नहीं होता। तो फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे उसको देखो जरा। 40% मेरे प्यारे साथियों होता कितना है? 40% होता है 40/100, मतलब 2/5 हो जाता है। 40% बढ़ जाता है, इसका मतलब 2 की वृद्धि होगी यहाँ पर, ठीक है। 20% मीन्स होता है आपका 1/5, और 20% घटना का मतलब 1 घटेगा। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई पहले 5 थी, 40% बढ़ गई, मतलब 2 बढ़ के कितना हो गया? 7 लंबाई हो गई। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पहले 5 थी और 1 कम हो गई, तो नई चौड़ाई कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। बहुत आसान सी बात है। अब एरिया रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर पहले लंबाई 5 थी, चौड़ाई 5 थी, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल 25 रहा होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई 5 × 5 25 रहा होगा। फिर नया क्षेत्रफल कितना हो गया? नया एरिया कितना हो गया? 7 चौक 28, मतलब इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि नई लंबाई 7 है और चौड़ाई 4 है, 7 चौक 28। तो एरिया में कितना बड़ा है? एरिया में 3 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 25 पर। और परसेंट वैल्यू का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 4 × 12, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। किसी भी साथी को इस सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करने में नो कंजूसी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, लेक्चर एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको सभी को आज के लेक्चर का व्यू देना है। कैसा लेक्चर लगा, क्या सीखने को मिला, किस तरह के सवाल आपकी कितनी तैयारी हो रखी है, बिल्कुल सभी बातें आपको कमेंट करके बतानी है हर एक साथी को, ठीक है, वरना पाप लगेगा। ठीक है भाई। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुत आसान सवाल है, इसको तो ओरली कर सकते हैं आप। किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है। मतलब 62% और 80% के बीच में अंतर, अगर परसेंट अंतर देखो तो आपका 18 का अंतर आ रहा है ना। 62% से 80% मतलब 18% का अंतर आ रहा है, और ये किसके इक्वल है? 198 के इक्वल है। तो 18% किसके इक्वल हो जाएगा? 198 के।
1% कैसे निकालेंगे, 18 से 198 को भाग करेंगे तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अभी मैं ओरली सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसके बाद आपको डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है, सॉरी 11 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आई, 11। 18 से हमने 198 को भाग किया तो 11 आया। 1% इज इक्वल टू 11। अब आपसे बोला गया है 92% और 56% के बीच में अंतर। तो 92% और 52% के बीच में अंतर बन रहा है 36% का, मतलब 1% की वैल्यू 11 है, 36% की वैल्यू बनानी है। तो 1% इज इक्वल टू 11, 36% कितना होगा, 36 इंटू 11, तो 11 छंग 66 और 11 3 33 और 6 39 396, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। देखो मैंने इसमें बिल्कुल भी पेन का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल भी पेन का इस्तेमाल नहीं किया। तो यही होता है कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है तो आप उसको बहुत आसानी से विदाउट यूजिंग पेन भी बहुत सारे सवाल कर सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे, जिन साथियों को समझ में नहीं आया वे साथी देखो भाई, हमारे पास 62% और 82% के बीच में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 11% का 18% का हो रहा है। और 18% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 118 नहीं है यहाँ पर, ये 18 है, ध्यान रखिएगा 18%। और अंतर दे रखा है 198 का, तो 1% यहाँ से आ जाएगा, 18 एकम 18 और 18 एकम 18 11 आ गया। अब पूछा गया था 92% और आपका 56% के बीच में डिफरेंस पूछा गया था। कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, 36। तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 11 और गुणा करोगे तो आपका 396 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1% की वैल्यू 11, तो 36% की वैल्यू 36 इंटू 11, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल हर एक साथी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जल्दी से यस लिखिएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, इसमें भी पेन का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसमें भी पेन का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अब भी पहले जितना ही बचत करती हो तो उसकी खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है, दशमलव के एक स्थान तक पहुंचा है। देखो अब इसमें सोनू की आय नहीं दे रखी है, तो आय कितनी मानेंगे, आय मानेंगे इसको, देखो आय मानेंगे कितना, 100। तो 100 का कितना % बचा रही है, 15। तो 100 में से 15%, 100 का 15% मतलब बचा कितना रही होगी, 15। तो इसका मतलब खर्च कितना कर रही होगी, 85 और 15 बचा रही होगी। समझ में आ गया ना, मैं लिख के बता दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि इसको ओरली कर सकते हैं। देखो आय, खर्च और बचत ये इस तरह से बन रहा है। आय उसकी कितनी मान ली हमने, 100, 15% बचा लिया, इसका मतलब 15 बचत हो गई, 85 खर्च किया गया होगा। बहुत आसान। इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं आपको। प्रतिशत टॉपिक इसमें पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर बस कंप्लीट होने के लिए रह गया है, एक लेक्चर कराने के लिए रह गया है। जो साथी परसेंटेज को 0 से लेकर सुपर हीरो लेवल तक पढ़ना चाहता है, हर एक तरह के सवाल पढ़ना चाहता है, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक हर एक परसेंटेज का एक लेक्चर का लिंक दिया गया है, जाके देख लेना। फिलहाल अभी आप इसको कंप्लीट करो। कुछ चीज़ें हो सकता है जब आप पहली बार देख रहे होंगे तो समझ में कम आएंगी, लेकिन जिसने पढ़ रखा होगा परसेंटेज टॉपिक उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो भाई, जो शुरुआत सीखना चाहता है वो भाई देख लेना। चलो अब देखो, उसकी आय में 20% की वृद्धि का मतलब आय हो गई 120, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी वह पहले जितने ही बचत करती है, पहले जितना बचत करने का मतलब पहले 15 बचाती थी, तो भाई अभी भी कितना बचाएगी, 15 बचाएगी, है ना। कमाल का सवाल। 120 कमा रही है अब, और भाई बचा कितनी रही है, 15। इसका मतलब अब खर्च करने लग जा रही है 105। अब पूछा गया खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है, तो पहले खर्च करती थी 85, अब खर्च करने लग जा रही है 105। तो वृद्धि कितने की हुई, 20 की खर्च में वृद्धि कितने पर, 85 पर। और परसेंट वैल्यू भूलिएगा नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से कैंसिल कर दो, 5 चौक 20, 17 हो गया। 4 और 100, 400 को 17 से भाग करेंगे, 17 दूनी 34,
6 बचेगा, 17 तियां 51, 9 बचेगा, 17 पंजे 85, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 400 को 17 से भाग करोगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक साथी के दिमाग में ये सवाल बहुत अच्छे से आ गया होगा। सोनू की आय हमने 100 मानी, 100 का 15% बचा रही थी तो 15 बचाया, खर्च कितना किया 85, समझ में आ गया होगा। आय उसकी 20% बढ़ गई तो आय हो गई 120, ठीक है, और बचत उतनी ही रही जितनी पहले बचत करती थी। तो पहले बचाती थी वही 15, तो अब भी 15 ही बचाएगी। तो 120 कमाया, 15 बचाया, खर्च कितना किया 105, पहले खर्च करती थी 85, अब खर्च करने लग जा रही है 105। खर्च में कितने % की वृद्धि होगी ये पूछा गया है, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा खर्च में कितनी वृद्धि हुई है। तो 85 से खर्च होकर 85 से बढ़कर कितना हो गया 105, 20 की वृद्धि कितने पर 85 पर, 5 चौक 20, 17 पंजे 85, 400 हो गया ऊपर, 17 से भाग करेंगे तो 23.5% आंसर आ जाएगा। बोलो सबको सवाल समझ में आया? अगर आया तो यस लिखो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4। मैं कमेंट पढ़ने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, आप कमेंट छोड़ दीजिएगा लास्ट में। आपके कमेंट पढ़ के अगर आपको कोई दिक्कत आए तो लास्ट में कमेंट आप कर दीजिएगा, मैं इसको आगे समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्या है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। ए और बी लिख लिया, ये आपका आय, खर्च और बचत, ये इस तरह से बन जा रहा, आय, खर्च और बचत। क्या बोला गया है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, जितना बी कमा रहा है उससे 60% ए कमा रहा है, और ए की जो व्यय है, जितना ए व्यय कर रहा है वो बी का 60% के बराबर है, जितना बी व्यय कर रहा है उसका 60% ए व्यय करता है। यदि ए की आय बी के खर्च के 7% के बराबर है तो ए की आय बी के खर्च, बी का खर्च अगर हमने 100 मान लिया, बी 100 खर्च कर रहा है तो 70% के बराबर ए जो है 70% का मतलब ए 70 कमाता होगा। समझ में आ रहा है ना? कह रहे हैं ए की जो आय है बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो बी को जो हमने खर्च मान लिया 100, तो 100 का 70% कितना हो गया 70। इसके बाद देखो क्या बोला गया है, कह रहे हैं ए का जो व्यय है वो बी के 60% के बराबर है। बी कितना खर्च कर रहा है 100, तो बी 100 खर्च करेगा, 100 का 60% 60 ही तो होगा, इसका मतलब ए कितना खर्च करेगा 60। समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। बी कितना खर्च कर रहा है 100 खर्च कर रहा है, 100 का 60% 60, तो ए कितना खर्च करेगा 60। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो तो ए 70 कमा रहा है, 60 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है आपका 10 बचा रहा है। अभी बी की बचत और निकालनी, क्योंकि हमें ए और बी की बचत में अनुपात पूछा गया है। तो ए की जो बचत आ गई लेकिन बी की बचत अभी नहीं आई है। बी की बचत तब निकल पाएगी जब हमें बी की आय निकलेगी। और बी की आय कैसे बनेगी, कह रहे हैं ए बी की तुलना में, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया, ए बी की तुलना में 60% कम कमाता है, मतलब ए की जो आय है बी से 60% कम है। इसका मतलब बी का कितना परसेंट होगी, 60% कम का मतलब 40% तो होगी। अच्छा ए की आय कितनी है 70, ए की आय कितनी 70, तो बी का 40% बनाओ तो ये इस तरह से बन जाएगा। 0 से 0 हटा दो, 4 से कैंसिल करो, 25 सत्ते कितना हो गया 175 हो जाएगा ना। 175 ये आपका कमा रहा होगा। तो अब 175 बी कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 75 बचा रहा है। दोनों में अनुपात पूछा गया है, किसमें 10 में और 75 में। तो 5 दूनी 10 और 15 पन्ना 75, मतलब 2:15। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। सबको ये सवाल समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। एक बार फिर समझ सकते हो, बी का खर्च हमने माना 100, तो 100 का जो है 70% ए कमा रहा है, खर्च का 70% ए कमा रहा है, तो ए 70 कमा रहा है, ठीक है 70% कमा रहा है। अब जो है ए का खर्च बी का 60% है, ये बोला गया है, तो बी 100, तो ए कितना खर्च करेगा 60, तो यहाँ से 10 उसकी बचत हो गई। फिर बोल रहे थे ए की जो आय है वो बी से 60% का मतलब 40% ही तो होगी, तो बी की आय का 40% जो है ए के बराबर हो जाएगा। ए कितना 70, तो यहाँ से बी कितना आया 175, बी 175 कमाएगा, 100 खर्च करेगा, 75 तो बचाएगा, 75 बचाएगा। हमसे पूछा गया है ए और बी की बचत में अनुपात, ए बचा रहा है 10, बी बचा रहा है 75, तो रेशियो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 पंजे 25, 15 अपना 75, 2:15। ऑप्शन नंबर डी
डी यहाँ पर सही जवाब है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी साथियों के कमेंट यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कमेंट करने में, नो कंजूसी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 5वां। जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 25% बढ़ रही है तो उपभोग में कितने परसेंट की कमी करी जाए जिससे खर्च कैसा रहे, बजट कैसा रहे, समान रहे? तो इस तरह के सवाल, एक तरीका हमारे पास ये होता है कि x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100, इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर x कितना है, 25% की वृद्धि है, तो 100 प्लस 25, प्लस का साइन कब लगेगा, जब वृद्धि दे रखा होगा, और माइनस का साइन कब लगता है, जब कमी दे रखी होती है। और परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो 25/125 और गुणे कितना 100, ये बन जा रहा है 25 पंजे 125, 5 से काटो 20, तो कितना हो गया 20%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। ये कब लगाते हैं, जब आपको पहले वृद्धि दे रखी हो फिर कमी करने को बोले, या पहले कमी दे रखी हो बाद में वृद्धि करने को बोले, मतलब दोनों ही चीजें एक साथ क्वेश्चन में घटित हो रही हो। पहले वृद्धि दे रखी हो बाद में कमी पूछे, या फिर पहले कमी दे रखी हो बाद में वृद्धि पूछे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहले वृद्धि दे रखी थी, बाद में कहना है कितने परसेंट की कमी की जाए, तो x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100 लग जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। चलो भाई, अगर इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करें तो कैसे लगाओगे वो भी देख लो। देखो भाई, अगर हम देखें उसकी कीमत में क्या हो रहा है, कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है। 25% होता है मेरे प्यारे साथियों, 25% की मतलब 1/4, तो कीमत 4 से कितनी हो गई, 25% का मतलब 1 वृद्धि, तो 5 हो गई। अब कह रहे हैं उसकी खपत मतलब उपभोग में कितनी कमी की जाए। तो उसको होता क्या है, उसको उल्टा करना पड़ता है हमें, है ना। 4 से 5 हो गए तो 5 से 4 करेंगे, तभी देखो हमारा खर्च, देखो जरा, खर्च का मतलब बजट, 5 चौक 20 रहेगा बजट, 5 चौक 20। देखो बजट समान तभी रहेगा जब हमें खपत क्या होगी, कीमत के हिसाब से उल्टी हो जाएगी, उल्टा रेशियो हो जाएगा। अगर रेशियो 4:5 होगा तो 5 रेशियो कितना हो गया 4। तो खपत में कितने, ठीक है, उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो 5 से 4 करने के लिए 1 की कमी करनी होगी, किस पर, 5 पर, और परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 20%। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। सबके दिमाग में बहुत अच्छे से सवाल आ गया होगा, कुछ भी इस सवाल में नहीं था। इस तरह के सवाल देखना, जाके लेक्चर्स में मैंने कराए हैं, परसेंटेज पढ़ाया है, उसमें इस तरह के सवाल कराए हैं, आय व्यय के भी सवाल मैंने कराए हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने कराया नहीं होगा, हर एक सवाल देखो आपका कराया हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा गया था सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आपको लेंदी दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कठिन हो, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कैसे करके, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% ज़्यादा, मतलब ए को कितने मिले हैं, बी से 25% ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में 60% ज़्यादा मिले हैं, सी को डी की तुलना में 20% कम प्राप्त हुए हैं। यदि ए को 80% अंक मिले हैं तो डी को कितने परसेंट अंक मिले हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से देखोगा। देखो डी को कितने परसेंट अंक मिले हैं, उसके लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा डी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तभी तो हम प्रतिशत में निकाल पाएंगे ना। तो डी को कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं लास्ट में एक लाइन बोली गई है, ए को 80% मिले हैं, मतलब 500 में से 80%, 500 का 80% जो है ए को मिला है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो, मतलब ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं 500 में से 400 अंक। ये बात तो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताई है इन्होंने, ए को बी की तुलना में 25% ज़्यादा, ए को कितना मिला है, बी की तुलना में 25% ज़्यादा, मतलब 125% मिला होगा, नहीं मिला होगा, बताओ ज़रा, 125% मिला होगा, नहीं मिला होगा बी की तुलना में, मतलब बी का 125% मिला होगा किसको, ए को कितना मिला है, यहाँ पर 400 मिला है, तो अब बी का निकल जाएगा यहाँ से। बी कैसे निकलेगा भाई, बी कैसे निकलेगा, 125 अब बटे कितना हो जाएगा 100,
25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से कैंसिल करा, 5 अट्ठे 40, तो 8 चौक 32, तिरछी गुणा हो जाएगी ना 320। तो बी को कितना मिला है 320। इसको मिटा दे रहा हूँ, ए को 400, बी को कितना आया 320 आया ना। 80 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, बी को मिला है 320। तो ए को मिला 400, बी को मिला 320। ठीक है, ए को मिला 400 और बी को मिला 320। समझ में आ गया होगा। अब देखो बी और सी का रिलेशन देखो, बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले हैं। सी से 60% अधिक का मतलब 160% मिले होंगे। ठीक है, सी का मतलब सी से 60% ज़्यादा का मतलब सी इंटू 160% हो जाएगा। बी को कितना मिला है 320 मिला है, तो इज इक्वल टू सी इंटू 160 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 160 दूनी 320, तो तिरछी गुणा करेंगे आप तो सी को कितना मिला है 200। समझ में आ गया, बहुत आसान है। ए को 400, बी को 320, सी को कितना मिला 200। अब हमें सी और डी का और देखना है। सी को कितना मिला है ध्यान रखिएगा, सी को मिला है आपका 200। बहुत आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। सी को डी की तुलना में 20% कम मिला है। 20% कम का मतलब डी से डी का 80% ही तो मिला होगा, 20% कम। तो सी को मिला कितना है 200, सी को कितना मिला है 200, तो डी गुणे 80, तो डी का निकल आएगा अब यहाँ से। थोड़ा सा इसलिए लंबा पड़ रहा है क्वेश्चन। आप जो है 40 दूनी 80 करो, ऐसा करो नहीं, 2 40 कर लो और 2 50 कर लो। 40 से कैंसिल करो, 40 पंजे 200, 5 और 50 की गुणा, तो डी बराबर हो जाएगा 250। मतलब 250 मिले हैं किसको, डी को। और डी का ही हमसे पूछा गया था, लेकिन हमसे अंक नहीं पूछे गए। अगर ये पूछा गया होता 500 में से कितने अंक मिले हैं डी को, तो 250 मिले हैं। लेकिन निकालना किस में है, प्रतिशत में, तो आंसर आ भी गया होगा। 250 मिले हैं कितने में से, 500 में से मिले हैं। और परसेंट वैल्यू का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, ये आ गया आपका कितना 50%। सवाल कठिन नहीं है, सवाल आसान है, बस करते हुए चले जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो गया। कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करने में नो कंजूसी, मैं कमेंट पढ़ लूँगा। ठीक है, अभी मैं केवल क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूँ, निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो कितना आसान सवाल है। इस तरह के सवाल भी मैंने कराए हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, जाकर लेक्चर कराया है मैंने इस तरह के सवालों का। एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए, 10% का मतलब मेरे प्यारे साथियों होता है 1/10। ये सबको पता होगा 1/10 होता है, तो माइनस का हो जाए, कम करने का मतलब माइनस। और ऊंचाई 20% बढ़ाई गई है, तो मतलब 1/5, तो 1 की वृद्धि हो रही है। तो एक तरफ रेडियस और एक तरफ एच लिख लिया मैंने इस तरह से। अगर हम देखें लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम करी गई है। अगर रेडियस पहले 10 थी, तो 1 कम करने का मतलब रेडियस कितनी हो गई, 9 रह गई होगी। समझ में आ रहा है। एच ऊंचाई पहले 5 थी, 1 वृद्धि 1 बढ़ गई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6। इतनी बात समझ में आई। ये हमारी ओल्ड है और ये हमारा न्यू डाटा है, न्यू डाटा है हमारा ये। अब यहाँ पर अगर देखें तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कांस्टेंट है, बताया था ना कि पाई हम कैलकुलेशन में ना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज ले भी सकते हैं, तो कोई इस्तेमाल इसका है नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और पंजे कितना 500, तो पहले आपका वॉल्यूम आयतन रहा होगा 500। ठीक है, यहाँ पर आयतन पूछा गया, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 500 हो गया। अब पहले आप देखो तो आर स्क्वायर 9 में 81 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 अट्ठे 48। ठीक है, 81 गुणे 6 कम 6 अट्ठे 48। तो पहले आयतन 500 था, फिर आयतन हो गया 486, मतलब आयतन कितना कम हुआ, आयतन कम हुआ कितना 14 कमी आई है कितने पर 500 पर। और परसेंट वैल्यू का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो आप डिक्रीज्ड बाई 2.8%, ऑप्शन नंबर 2। घटी है ना 500 से, आयतन कितना हो गया घटकर 486 हो गया, मतलब 14 कम हुआ है कितने पर 500 पर। परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 14 को भाग करेंगे 2.8%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। अब देखो यहाँ पर 2.8 पहला ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन पहला इंक्रीज
मतलब बढ़ रहा है, जबकि आंसर हमारा क्या होगा, घटने वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अक्सर ऐसा होता है, ऑप्शन इसी तरह से मिलते हैं, एक में इंक्रीज दे रखा हुआ होता है, एक में डिक्रीज दे रखा होता है, और हम ऑप्शन धोखे से गलत टिक करके चले आते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, इससे बचना है, क्योंकि आता हुआ सवाल अगर गलत हो जाए, वो भी किस कारणवश कि हमने ऑप्शन गलत टिक कर दिया, तो फिर बहुत बुरा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक सवाल गलत होने की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें, मगर छोटी छोटी हैं लेकिन मोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, समझते हुए चलो, हर एक बात को, गलतियों को सही करते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैसे करेंगे भाई? ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। ठीक है, ए और बी जो है क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर देते हैं। ठीक है भाई, ए की बचत जो है बी की तुलना में 20% अधिक है। समझ में आ जा रहा होगा, ए की जो बचत है वो बी की तुलना में 20% ज़्यादा है। ए की आय और बी की आय से कितने % कम है? जल्दी से सभी साथी इसको पहले एक बार ट्राई कर लो। जल्दी से सभी साथी इसको पहले एक बार ट्राई करो, जल्दी से। बिल्कुल, सवाल बहुत बढ़िया है, अच्छा सवाल है। कह रहे हैं ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर देते हैं। ए की जो बचत है वो बी की तुलना में 20% ज़्यादा है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए सवाल कैसे करेंगे। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60%, तो ए और बी लिख लो। बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आसान सवाल है। ए और बी लिख लिया आपने इस तरह से, और आय का 60%, तो आय लिख लिया एक तरफ आपने, और एक तरफ खर्च लिख लिया, और एक तरफ आपने बचत लिख लिया। ठीक है, बहुत आसान तरीका। ए की बचत बी की तुलना में 20% ज़्यादा है। अगर ए 100 बचाता होगा तो बी बचाता होगा 20, अगर बी आपका 100 बचाता होगा तो 120 कौन बचाता होगा? आपका 120 आपका ए बचाता होगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो यहाँ पर बोला गया है ए की बचत बी की तुलना में 20% ज़्यादा है। बी अगर 100 बचा रहा है तो ए कितना बचाएगा? 20% ज़्यादा का मतलब 120 बचाएगा। अब क्या बोला गया? ए जो है 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितने % रहा होगा? ए जो है 60% खर्च कर रहा होगा तो 40% तो बचा रहा होगा। 40% बचाएगा, मतलब 40% की वैल्यू हमें कितनी है? 120। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? आपकी 3। हमें निकालना है उसकी आय, तो आय निकालोगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 300। इसका मतलब जो है 300 आपका कमा रहा होगा। कौन? ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ध्यान से देखो जरा, क्या बोला गया है? ए जो है 60% खर्च करता है, 60% खर्च कर रहा होगा अपनी आय का, तो 40% बचा रहा होगा। 40% यहाँ पर किसके इक्वल है? 120 के इक्वल है ना। 40% किसके इक्वल है? 120 के इक्वल है ना। तो 1% 3 हो गया, 100% मतलब 300 हो गया। ऐसी अगर हम बी की बात करें तो बी 75% खर्च करता है, तो मतलब 25% बचाता होगा। 25% इज इक्वल टू 100 हो गया। 1% यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 100% निकालेंगे तो 100% का मतलब 400 कमाता होगा। कितना कमाता होगा? 400 कमाता होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब बोला गया है ए की आय बी की आय से कितने % कम है? ए की आय बी की आय से कितने % कम है, ये पूछा गया है। कैसे करके निकालोगे? ए जो है 300 कमा रहा है, बी 400, तो ए कितना कम कमा रहा है? बी से 100 कम कमा रहा है। किससे? बी से। बी की आय से तुलना हो रही है, तो बी अपॉन में आएगा, 400 अपॉन में आएगा। % वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा। तो 25% इस सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताओ, सबको सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से?
एक बार फिर समझ सकते हो। कह रहे थे ए जो है कि ए की जो बचत है बी की तुलना में 20% ज़्यादा। अगर ए की बचत हमने 100 मान ली तो बी की बचत हो गई 120। अब ए जो है 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 40%। और अब बचत कितनी है हमारी, यहाँ पर 120 लिखी है हमने। 40% 120, 1% 40 दिया 120, मतलब 1% की वैल्यू 3, 100% मतलब आय, तो आय कितनी हो गई 300। 1% 3, 100% 300 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी का दे रखा था, बी 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है 25%। 25% किसका बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। 1% बराबर 4 हो जाएगा। निकालना कितना है 100%। 100% कितना हो गया 1% 4, तो 100% हो गया 100 × 4 बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ए कमा रहा है 300, बी कमा रहा है 400। कह रहा है ए की जो आय है वो बी से कितने % कम है, तो ए की आय कितनी कम है 100 कम है। किससे, बी से। बी कितना आ गया अपॉन में 400 आ गया। और परसेंट वैल्यू का मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल किया 25, 25% क्या होगा कम हो जाएगा। सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान सवाल था। आगे चलते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये तो बहुत आसान है। इसी से एक तरह का सवाल अभी हम लोगों ने किया था, एक खाद्य तेल वाला सवाल किया था, उसी तरह का ये सवाल है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जाए ताकि चीनी में कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। तो वही तरीका अपना सकते हो। यहाँ पर 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा। तो 5 से 20% की वृद्धि का मतलब 1 की वृद्धि, मतलब कीमत कितनी होगी 5 से 6 हो गई। कीमत में वृद्धि हो रही है तो खपत में क्या होगा, उल्टा रेशियो हो जाता है ना। 5:6 तो 6:5 हो जाता है। तो खपत में कितना कम हो रहा है, खपत में कितना कम होता है, कम हो रहा है 1 कितने पर 6 पर, और परसेंट वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। तो 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। 5 से 6 कीमत हो गई, खपत क्या हो जाएगा बताया था ना। अगर खर्च समान रखना चाहते हो तो खपत में रेशियो उलट जाता है, पलट जाता है। तो 6:5, तो 6 से 5 हो गया, 1 की कमी किस पर 6 पर, परसेंट वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। सबको बहुत अच्छे से ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से नहीं आया तो सबसे आसान तरीका और भी हमारे पास क्या, कि x अपॉन क्या लगा दें 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100, याद आ रहा होगा, वृद्धि दे रखी है। तो x हमारा कितना है 20, और 20 जोड़ोगे 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 120, और मल्टीप्लाई बाई 100, 20 संग 120, 6 से कैंसिल करेंगे तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लगभग 16-17 सवाल हैं। लगातार बने रहिएगा, बिल्कुल लगातार बने रहिएगा। सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा किस तरह के सवाल आते हैं। अब देखो इस तरह के सवाल मैंने क्या नहीं कराए हैं आपको, बिल्कुल कराए हैं। आपको सवाल कराए हैं मैंने, जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, सभी लेक्चर से लिंक दिए गए हैं, जाके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा लेक्चर देख के। ऐसा परसेंटेज आपने पढ़ा नहीं होगा, इतने आसान तरीके से परसेंटेज किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जाके जरूर देखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में ठीक है 15% कम हुई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या अगर x रही होगी, 30% बढ़ी है तो कितनी हो गई होगी 130%। फिर क्या हुआ है 15% कम हुई है तो 85% हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 11,050 के इक्वल हो जाएगा। सबको सवाल समझ में आ जाना चाहिए। 2 वर्ष पहले कुछ जनसंख्या रही होगी, उसमें 30% बढ़ी होगी तो 130 हो गई होगी। फिर उसमें 15% की कम हुई होगी तो 15% कम का मतलब 85% रह गई होगी। और ये किसके बराबर हो जाएगी 11,050 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 से 0 हटा दो भाई, 0 से 0 उड़ा दो। अब हमारे पास देखो तो कितने से कैंसिल हो जाएगा 13 से 13, 13 8 104, 13 पंजे 65, 13 से कैंसिल करो 13 8 104 हो जाता है, 13 पंजे 65, तो 85 से 85 कैंसिल। तो x अपॉन कितना रह गया आपका 10,000 रह गया। और ये किसके इक्वल 1/1, तो आपका x कितना आ गया 10,000।
10,000। ये छोटी छोटी चीज़ें ये लिखने की नहीं होती हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हर एक साथी को समझाना चाहता हूँ, हर एक छोटे से छोटा मतलब गरीब से गरीब जो गणित में जिसके हाथ ढीले हैं उसको भी समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। किसी भी साथी को इस सवाल में डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सवाल था। ठीक है भाई, फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर लोगे भाई, फ्रैक्शन मेथड से कैसे करोगे जरा देखो जरा, फ्रैक्शन मेथड से कैसे करोगे। 30% को क्या लिखोगे, एक सेकंड क्या हो जाता है ये, हाँ 30% को क्या लिखोगे, 30% को लिखोगे आप 3/10। अब 30% की वृद्धि का मतलब 3 की वृद्धि, तो 10 से कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अच्छा 15% कम होगा, 15% का मतलब 3/20 आ जाएगा, 3/20। तो इसमें 3 की कमी, 15% की कमी का मतलब 3 की कमी, तो 20 से कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, है ना। ये पहले वाली वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी वर्तमान वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर 20 × 200, 2 वर्ष पहले 200 रहा होगा, और अब कितना हो गया आपका 13×7 = 91, 13×7 = 51, 17×5 आपका 22, 221 इस समय हो गया। और इस समय जनसंख्या दे रखी है हमें कितनी, 11050। समझ में आ रहा है ना। 221 किसको रिप्रेजेंट कर देगा आपका 1050, 11,050 को, क्योंकि ये पहले की है ये नई है। तो 221 पंजे हो जाएगा आपका 1105 और 0, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 50। 200 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 200 × 50 हो जाएगा, तो आपका 10,000 हो जाएगा। 10,000 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। तो इस तरह से भी हम सवाल को कर सकते हैं। डिटेल में सीखने के लिए लेक्चर से परसेंटेज के ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा देखकर। चलो भाई, जनसंख्या वाले पर भी मैंने एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराया है, सवाल बहुत सारे कराए हैं जनसंख्या पर आधारित, जाकर जरूर देखिएगा अगर किसी को देखना है तो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा भाषा को थोड़ा सा देखें तो आपको क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस तरह के सवाल करने में बहुत आसान होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया, जब हमें कोई क्वेश्चन दिखता है ना, तो क्वेश्चन अगर बड़ा दिखाई देता है देखने में, तो हमें थोड़ा सा हमारा क्या होता है, दिमाग के ना, है ना, दिमाग हमारा हिलने लगता है। तो इस तरह के सवाल देख के डरना नहीं है, आपको कोशिश करनी है। सवाल क्या है, बहुत आसान सवाल है, सवाल कठिन नहीं है। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। मतलब जितने छात्र थे ना, उसमें से 4% उपस्थित नहीं हुए हैं, इसका मतलब 96% उपस्थित हुए होंगे। मतलब 96% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी। ठीक है भाई, अब परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो मतलब जो 96 थे ना, 96% में से 10% फेल हो गए हैं। इसका मतलब 96% में से 90% पास हुए होंगे। उन 96% जिन्होंने 96% में से परीक्षा दी थी ना, 96% परीक्षा दी थी, उसमें से 90% पास हुए होंगे। अब कह रहा है शेष छात्र, जो 90% छात्र हैं, शेष छात्रों में से 50%, एक सेकेंड ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ 50% ने डिस्टिंक्शन के अंक प्राप्त करे हैं और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। 50% डिस्टिंक्शन वाले हैं, तो 50% कैसे होंगे, बिना डिस्टिंक्शन वाले होंगे। और कह रहे हैं 432 छात्रों ने क्या किया है, 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन वाले नहीं हैं। तो स्कूल में कुल छात्र पूछे हैं, बहुत आसान, एक लाइन का सवाल। कुल छात्र मान लो x, उसमें से 4% ने नहीं दी, तो 96% ने दी है। अब 96% में 10% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, उसमें से 90% पास हुए हैं। उसमें से 50% डिस्टिंक्शन वाले हैं, तो 50%, अब देखो 90% पास हुए हैं, जो पास हुए हैं उसमें से 50% डिस्टिंक्शन वाले हैं, और बाकी 50% मतलब आधे आधे,
जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, उसमें से 50% आपके डिस्टिंक्शन वाले हैं और बाकी डिस्टिंक्शन वाले नहीं हैं। और डिस्टिंक्शन वाले आपको नहीं, कुल संख्या दे रखी है 432। इसका मतलब है डिस्टिंक्शन वाले नहीं देखने हैं, तो डिस्टिंक्शन नहीं वाले देखने हैं। तो 50% ने डिस्टिंक्शन करी है, डिस्टिंक्शन आई है, बाकी 50% की डिस्टिंक्शन नहीं आई होगी। तो ये देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लो, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, 9 से रख कैंसिल करो, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 48 दूनी 96 हो जाएगा, 2 और पंजे 10, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x यहाँ पर 1000 आ जाएगा, x यहाँ पर 1000, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, कुल विद्यार्थी हमने x मान लिए, कुल छात्र हमने x मान लिए। 4% ने परीक्षा नहीं दी तो 96% ने परीक्षा दी होगी, और उसमें से 10% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं? 90%। तो उसमें से इतने में से 90% पास हुए हैं, इतने पास हो गए। अब इतने में से जो पास हुए हैं, पास में से 50% डिस्ट्रिक्शन वाले थे, 50% डिस्ट्रिक्शन वाले नहीं होंगे ना, 50% थे तो 50% नहीं होंगे, तो नहीं की संख्या दे रखी थी, इसलिए हमने 50% नहीं वाले निकाले। ठीक है, तो इतने में से 50% नहीं वाले हैं, तो ये इक्वल हो गया 432 के। x कितना आ गया हमारा? 1000, और ये हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आइए चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, समझते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत नए सवाल, अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछे गए सवाल है, वो भी आपके किसके? प्रतिशत टॉपिक के। चलिए साथियों, अगर आप इस टॉपिक की जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज, इसकी अगर मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ फाइल चाहिए, अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अशोका द एग्जाम गुरु, अशोका द एग्जाम गुरु, टेलीग्राम चैनल अशोका द एग्जाम गुरु, अशोका द एग्जाम गुरु ज्वाइन करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। और वहाँ पर हम जो है लेक्चर का लिंक और पीडीएफ डेली सेंड करते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पर आपको लिंक सेंड करते हैं, पीडीएफ भी हर एक लेक्चर की वहाँ पर सेंड करते हैं। इसलिए अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है, ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त करे, एक अनीता है, ठीक है, 31% अंक प्राप्त करे हैं और 16 अंकों से फेल हो गई, जबकि सुनीता ने 40% अंक प्राप्त करे हैं और 56 अंकों से पास हो गई है। 56 अंक आवश्यकता से अधिक, मतलब जितनी आवश्यक है पास होने के लिए उससे 56 अंक ज़्यादा आए हैं। तो इस तरह के सवाल होते हैं ना, ठीक है, इस तरह के सवाल होते हैं। हम कैसे करते हैं, हमें ध्यान रखना होता है, केवल और केवल पास करना है बस, ना ही नंबर ज़्यादा देने हैं ना ही कम देने हैं। ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा हैं उतने कम कर दो, केवल पास करना है। जिसके कम हो रहा है उसको उतने ही नंबर देने होंगे पास करने के लिए। 31% आए हैं, 31% तो आए हैं लेकिन पास नहीं हुई है अनीता। 31% आए हैं लेकिन अनीता पास नहीं हुई है। कितने से फेल हुई है? 16 से। अगर उसके 16 नंबर और आ जाते तो अनीता पास हो जाती। इसका मतलब उसको 16 नंबर हमें देना पड़ेंगे, 16 अंक देने होंगे। ये अब पास हो गई, तो ये पासिंग नंबर हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए, उत्तीर्ण अंक हो गए। समझ में आ गया? अब देखिएगा 40% सुनीता ने मिले हैं, 56 अधिक हैं आवश्यकता से, तो क्यों ना उसके 56 कम कर दिए जाए। अब ये जो है ये भी केवल उत्तीर्ण हुई है। अब किसी परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं ना, तो इक्वल कर दिया। किसी परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इक्वल कर दिया। अब परसेंट एक तरफ लाओ, तो 40% माइनस 31% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 56 प्लस 16, ये बन जाएगा इस तरह से। तो आपका ये 9% रिप्रेजेंट करेगा 72 को। 1% यहाँ से कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 1% कितना आ जाएगा? 8। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहे हैं पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछे गए हैं, मतलब प्रतिशत पासिंग मार्क्स, सॉरी प्रतिशत में नहीं पूछे हैं, केवल पासिंग मार्क्स पूछे गए हैं। पासिंग मार्क्स कितना कैसे बनेगा? 31% प्लस 16 बना सकते हो, या फिर 40% माइनस 56 करके निकाल सकते हो, दोनों से ही निकाल सकते हो। चलो अगर मान लीजिए हम अनीता की हेल्प लेते हैं, तो 1% आपका 8 है,
तो 31% कितना हो जाएगा, 31% का हो जाएगा 8 गुणे 31, 8 3 24, 8 एकम 8, 248। मतलब 248 अनीता ने प्राप्त करे थे, 248 अंक अनीता ने प्राप्त करे थे, 16 से फेल हो रही थी। इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 248 और प्लस 16 आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कितना हो गया 264। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया सही। कितना आसान सवाल है, डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करोगे, डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे करोगे, बहुत आसान तरीके से। कैसे भाई, देखो 31% और 40% का अंतर 9%, 56 और 16 को जोड़ेंगे तो 9% बराबर 72, 1% बराबर 8, 31% बराबर हो गया आपका 8 24, 248, 16 से फेल हुई है तो 16 और जोड़ दिया, कितना हो गया 264। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। 31% और 40% में अंतर कितना, 9%, और इधर आपका अंकों को जोड़ लेना होता है तो 16 और 56 कितना हो गया 72। 8 9% बराबर आपका 72 के, 1% बराबर 8 के, 31% कितना हो गया 248 के, 16 कम हो रहे थे, 16 जोड़ने पड़ेंगे। पास होने के लिए कितने चाहिए, 264 चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। बहुत ही बढ़िया, शानदार। कमेंट करते रहिए, कमेंट करने में नो कंजूसी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नए सवाल, बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी होती है, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कमी पूछी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे कराए हैं, आयतन और क्षेत्रफल वाले। पूरा एक लेक्चर इस पे कराया, एक लेक्चर आपका इसी पर आधारित है, परसेंटेज का लेक्चर इसी पर एक आधारित है। आयतन क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि परसेंट कमी मैंने कराया है, इसलिए अगर आपको देखना है लेक्चर तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज टॉपिक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं सभी लेक्चर्स के, जरूर देखिएगा। हाँ, अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारा एरिया क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई कांस्टेंट है, मैंने बताया था। पाई का इस्तेमाल ना किया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर को आर इंटू आर, मतलब 11% की पहली आर में कमी हो रही, दूसरी त्रिज्या में भी 11% की कमी हो रही है। ठीक है, x प्लस बाई, फॉर्मूला याद आ रहा होगा, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन क्या होता है 100, और कमी होती है तो माइनस का 11 लेंगे यहाँ पर, और दूसरा माइनस का 11, बाई भी कितना लेंगे माइनस का 11, क्योंकि कमी हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर प्लस -11 गुणे -11 बटे कितना हो जाएगा 100, -11 हो गया माइनस का 22 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा, प्लस ये माइनस का 11 ब्रैकेट में बंद कर लो, जिससे समझने में आसानी रहे। अब 11 में कितना हो रहा है 121 को 100 से भाग करोगे 1.21 हो जाएगा ना। 121 को 100 से भाग करोगे 1.21 हो जाएगा, किसका, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1.21 हो जाएगा। 22 में से अगर आपका -22 में से प्लस 121 ऐड करेंगे तो आपका माइनस का आ जाएगा 20.79% माइनस का आएगा। इसका मतलब कमी हो रही है, और कमी ही हमसे पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो आसान सवाल है भाई, सबसे आसान सवाल है। अब देखिए इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं, देखो सब सिर्फ संख्या चेंज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सवाल कराए हैं, बिल्कुल ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो मैंने कराया नहीं होगा। बस ये है कि एक दो सवाल थोड़े से भाषा को चेंज करके पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो मैंने समझाया नहीं होगा। हर एक तरह के सवाल मैंने कराए हैं आपको। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया सवाल है। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8, ये 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, ये आप पूछा गया। अनु जब कमा रही है तो खर्च भी कर रही होगी, खर्च भी कर रही होगी तो कुछ ना कुछ बचा भी रही होगी। खर्च और बचत कैसे करेंगे, देखो आसान तरीके से करेंगे। मान लीजिए जो अनु 100 कमा रही है, 68% का मतलब 68 खर्च कर रही होगी, बचा रही होगी 32। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसकी कह रहे हैं आय में 20% की वृद्धि होगी, तो आय जो होगी 120 हो जाएगी। ये तो समझ में सबको आ गया होगा। पहले कमा रही थी 100, 20% की वृद्धि का मतलब 120 अब कमाने लग जाएगी। बचत में 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 का मतलब हो जाएगा आपका 9 अट्ठे 72, 3 75/8% की वृद्धि हो रही है। तो 32 में बचत आपकी पहले थी, 32 में
पहले बचत थी 32, 32 में कितनी वृद्धि 75/8%, तो वृद्धि तो कितनी हो रही है 75/8, 8% का मतलब आपका बटे में कितना आ जाएगा 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 8 चौक 32 हो जाएगा और 32 से 32 कैंसिल, 3 की वृद्धि हो रही है। पहले बचा रही थी 32, अब 3 बढ़ गया, इसका मतलब बचत कितनी हो गई उसकी अब 35 हो गई। समझ में आ गया ना। 32 में 75/8% की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि, 32 पहले थी 3 की वृद्धि हो गई बचत में, तो नई बचत कितनी हो गई 35 हो गई। अब 120 कमा रही है, नई आय कितनी है 120 है ना। हाँ, उसकी अनु की नई आय कितनी है 120 और उसकी बचत कितनी है 35, इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 85 खर्च हो रहा होगा। 68 पहले खर्च हो रहा था, अब 85 खर्च हो रहा है ना। 120 में से कितना बचाया 35 बचाया जा रहा है, इसका मतलब 85 खर्च करा जा रहा है अनु द्वारा। तो अनु कितना खर्च में वृद्धि हो रहा है, अनु के खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है 68 पहले था 85 हो गया, तो अनु के खर्च में वृद्धि कितने की हुई है 17 की, कितने पर 85 पर, और परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई 17 पंजे 85 और 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो 20% मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सॉरी एक सेकेंड, ये तो 85 अपॉन में नहीं आएगा, सेकेंड सॉरी, ध्यान से देखिएगा। आपका 17 वृद्धि हो रही, कितने पर होगी भाई 85 पे नहीं होगी, 68 पर होगी भाई। 85 पे क्यों होगी, जो पहले वाला खर्च होगा उस पर देखेंगे ना, पहले वाले खर्च से कितनी वृद्धि हुई है, तो 68 पर होगा, सॉरी 68 पर होगा, ध्यान रखिएगा। इंटू 100 आएगा, 17 चौका 68, तो 4 से कैंसिल करेंगे 25, तो इसका 25% आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ठीक है, वो गलती हो गई थी, इसको सही कर लीजिएगा। 17/68, क्योंकि 68 में देखेंगे तो 25% की वृद्धि होगी, किसमें खर्च में। सवाल समझ में आ गया होगा। 100 कमा रही थी, 68% खर्च किया, ठीक है, तो बचाया कितना 32, आय उसकी 120 हो गई 20% वृद्धि के बाद, और बचत में 75/8% की वृद्धि मतलब 3 की वृद्धि हुई, तो नई बचत हो गई 35, नई आय है 120, 120 में से अगर 35 बचाएगी तो 85 खर्च कर रही होगी, पहले खर्च कर रही थी 68, अब खर्च कर रही है 85, तो वृद्धि कितने की खर्च में 17 की, कितने पर 68 पर, और परसेंट वैल्यू का मतलब गुणे में 100, 17 चौका 68, 4 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो 25% वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किसी भी साथी को इस सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। बहुत आसान सवाल है, कुछ सवाल में कुछ, इस सवाल में कुछ है भी नहीं। क्या दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा था आपसे कि भाई हर एग्जाम में आसान सवाल भी होते हैं, मतलब इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं। तो हर तरह से अपने आप को मजबूत बनाओ। छोटे से छोटी बात, मोटे से मोटी बात, छोटे से छोटा सवाल, मोटे से मोटा सवाल, छोटे से छोटा सवाल, बड़े से बड़ा सवाल, हर तरह का सवाल आपको आना चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। समझ में आ रहा होगा। अब कितना आसान सवाल है। दी गई संख्या मान लो कोई हमारे पास है नहीं, 100 मान लिया, 25% बढ़ाना है तो संख्या करनी कितनी है 125 करनी है। तो कितने से गुणा करनी होगी, किस संख्या से गुणा, मतलब 100 में कितने से गुणा करी जाए जिससे 125 बन जाए। कह रहे हैं दी गई संख्या को, संख्या मान ली 100, 100 को 100 में कितने परसेंट तक बढ़ाना है 25% बढ़ाना है। इसका मतलब संख्या बढ़ाना कितना, बढ़ाकर होनी कितनी चाहिए 125 होनी चाहिए। अगर संख्या 100 मानी है 25% वृद्धि का मतलब 125 होनी चाहिए। तो मान लो आप वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे करोगे डायरेक्टली कैसे करोगे 125/100 हो जाएगा डायरेक्टली। जिनको नहीं समझ में आ रहा जैसे तो आप कैसे करोगे 125/100 हो जाएगा। 125/100 का मतलब आपका 25 पंजे 125 और 25 का 100 5/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया, मान लो 100 संख्या थी उसमें x से गुणा करी गई, इससे कितनी हो जा रही है 125, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 5/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ करना ही नहीं इस सवाल में, तो ओरली सवाल था, कुछ करना भी नहीं था इसमें। ठीक है, अगले सवाल, अभी 2 सवाल और बचे हैं, लास्ट तक देख कर जाइएगा, लास्ट तक लेक्चर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप
अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करें तो ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने आप को बेहतर महसूस करोगे, अब महसूस करो कि हाँ हमें सवाल आते हैं, हम भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाल सकते हैं, हम भी एसएससी सीजीएल में गणित के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक देखिएगा और ये भी महसूस होगा कि हाँ हमें कुछ और तैयारी की ज़रूरत है या नहीं है, और हम कितना समय क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहे हैं ये भी आपको जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल फुल पैकेज है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कमेंट करते रहिएगा, लगातार लगातार कमेंट करिएगा। और हाँ, लेक्चर एंड होने के बाद आपको जो लेक्चर होगा उसके नीचे कमेंट का आता है ना, हर एक स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे हर एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए, बताइएगा। यदि आप बाद में भी देखेंगे इस लेक्चर को, जो साथी लाइव ना देखे बाद में देख रहे होंगे, उन साथियों से कहना चाहूंगा कि वे साथी भी इसमें कमेंट करें, बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। बिल्कुल हम और भी टॉपिक के जो अन्य टॉपिक हैं उनके भी इसी तरह के लेक्चर लेकर आएंगे, वही परसेंटेज लेकर आए, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका SICI धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। पहली बार सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, आप सर्च करिएगा यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी टॉपिक वाइज SSC सीजीएल 2019 के प्री के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ, तो समझिएगा बिल्कुल। और सबसे सटीक मेथड, सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अब ये तो और भी आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल। रबी परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? कितना आसान सवाल है भाई। 72% अंक प्राप्त करता है और ये हैं कितने के इक्वल कह रहा है, ये कितने हैं? 360, तो 72% कितना हो गया? 360। 1% कितना आ जाएगा? 72 पंजे 5 आ जाएगा। 1% कितना आ गया? 5। अधिकतम अंक पूछे हैं, कितना हल हुआ सवाल है, इसमें पेन का इस्तेमाल भी नहीं करना, तो 100% बराबर कितना हो गया? 500। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। कितना हलवा सवाल है भाई, कुछ नहीं करना। 72% 360 के 1 बराबर 5 हो गया, 100 बराबर 500। कितना? 1 या 2 सेकंड का सवाल है ये, 2 सेकंड 3 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से पढ़ोगे, पढ़ने में 1-2 सेकंड लग जाएगा, 1-2 सेकंड सॉल्व करने में 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम इस सवाल को लगेंगे। और कितना आसान सवाल देखो, SSC सीजीएल में आया हुआ सवाल है भाई। मैंने पहले ही बोला है कि हर तरह के सवाल आते हैं, हर तरह के सवाल आते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई टॉपिक की शुरुआत करता हूँ, हमेशा मैंने आपको गणित पढ़ाया, जब भी पढ़ाया तो मैंने हमेशा बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम में हर तरह के सवाल आते हैं भाई। पहले छोटे छोटे सवाल करना सीखो, फिर आप थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाओ, फिर और लेवल को बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलो। बिल्कुल अपने आप को बेहतर बनाओ, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करो, और ये सही समय है तैयारी करने का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये सवाल जो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देखने में बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल कठिन नहीं है, सवाल आसान है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा क्या सवाल है, पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ेगी, वहाँ से हमें नॉलेज मिल जाएगी। A, B और C एक चैरिटेबल ट्रस्ट को क्रमशः 8%, 7% और 9% अपने वेतन का दान कर देते हैं, है ना। चैरिटेबल ट्रस्ट को A और B और C, A, B और C हैं 3 व्यक्ति, तो चैरिटेबल ट्रस्ट में 8%, 7% और 9% अपनी आय का दान कर देते हैं। A और B क्षेत्र का वेतन समान है, मतलब A और B का वेतन कैसा है? समान है। दान के बीच अंतर कितना है? A और B का वेतन तो समान है, लेकिन A और B के दान के बीच अंतर कितना है? 259 है। A और B का कुल दान C की तुलना में 1125 अधिक है, मतलब A और B का जो कुल दान है ना, वो C से 1185 25 नहीं 85 है, 1185 अधिक है। A और C की का कुल दान A, B और C की कुल वेतन का कितना परसेंट है? A और C का कुल दान, मतलब जो A और C जो दो दान कर रहे हैं, कुल मिलाकर वो दान जो है A, B, C के तीनों के कुल वेतन का कितना परसेंट है? कैसे करेंगे देखो, A और B का यहाँ से पकड़ो, अगर देखो ध्यान से 8%, इसको मिटाना पड़ सकता है, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान हटाया, दुर्घटना घट जाएगी, है ना, समझिएगा।
8%, 7% और 9% जो है दान करते हैं। ए और बी का वेतन तो समान है, लेकिन इनके दान के बीच अंतर कितना है? 259। ए और बी के दान के बीच में अंतर है 1%। 1% रिप्रेजेंट करेगा 259 को, 1% 259 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 8% कितना हो जाएगा? 8% जब 8 से गुणा करोगे, इसका 8 से गुणा हो जाएगा ना 259 का, तो 8 ने 72, 8 पंजे 40, 7 47, 8 दूनी 16, 4 20, तो 2072 जो है कौन दान करता होगा? ये ए दान करता होगा। ये दान कर रहा है ए। अगर 1% जो है 259 है, 7% कितना होगा? बी का दान कितना आएगा? बी का दान कैसे निकालोगे? 7% यहाँ पर हो जाएगा। 7% कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो आसानी से। कैसे करके? 1% 259, 7% कितना? 7 नेम 63, 7 पंजे 35 और 6 41, 7 दूनी 14 4 18, तो 1813 बी दान करता होगा। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आप सभी साथियों को। बताओ, सबको समझ में इतना आ गया होगा? कोई साथी को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो, अब क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। कह रहे हैं ए और बी का कुल दान। तो ए 2072 दान कर रहा है, बी 1813 दान कर रहा है। तो ए और बी का कुल दान कितना हो जाएगा? ए और बी का कुल दान कितना हो जाएगा? ए और बी का जो कुल दान है वो आपका कितना हो जाएगा? आप जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? 3 8 8 5 है ना, 5 8 8, हाँ ये बन जाएगा 3885। अब ए और बी का जो कुल दान है, क्वेश्चन बोला गया ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 ज़्यादा है। तो सी से 1185 ज़्यादा है, तो घटा दो। तो सी कितना करता होगा दान? घटाओगे आपका तो 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 2700, 2700। समझ में आ रहा है ना? तो सी कितना दान करता होगा? सी दान कर रहा है 2700। इतना समझ में आ गया? ए और बी कुल दान कितना कर रहे थे? 3885 कर रहे हैं। और जो दोनों का कुल दान जो है वो सी से 1185, 1185 ज़्यादा है। इसका मतलब सी कितना दान करता होगा? अकेले 2700 दान कर रहा है। इतनी बात जो है सबको समझ में आ गई होगी। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ए का जो खर्च, ए का जो दान है 2072 है, बी का दान आपका कितना है? 1813, सी का दान 2700। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ मिटा के इसको, ध्यान से देखिएगा। ए का दान जो है कितना हो रहा है? ए का दान हो रहा है आपका कितना? 2072। बी का दान कितना हो रहा है? जब छोटी स्क्रीन थोड़ी सी दिक्कत करती कभी कभी, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बस साथ बने रहिएगा, सब कुछ सही रहेगा। ये 2700, ये इस तरह से बन गया। सबको समझ में आ गया होगा। ये दान हो गया इन तीनों का। अब देखो ज़रा ध्यान से। अच्छा, 1% की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आई थी? याद आ रहा होगा, 259 आई थी। 259 आई थी, ये सबको पता होगा। समझ में आ गया इतनी बात? 1% की वैल्यू कितनी आई थी? 259 आई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। अब क्या है देखो ध्यान से। अच्छा, ए और बी का क्षेत्र का जो वेतन है वो कैसा है? समान है। अच्छा, अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, है ना, हमने 1% की वैल्यू कितनी निकाली? 259। अच्छा, अब अगर हम निकालें कि भाई ए जो है कुल कितना कमाता होगा, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% कितना आएगा इसका? ए का वेतन 100% का मतलब आ जाएगा 25900, ये बन जाएगा। ऐसे ही बी का वेतन भी कितना बन जाएगा? 25900 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका भी 100% निकालेंगे, है ना। हमने 1% निकाला था, याद आ रहा होगा, 259। तो बी का वेतन भी, और दोनों के वेतन समान भी है। कह रहे हैं ए और बी का क्षेत्र का वेतन कैसा है? समान है। इतनी बात समझ में आ रही होगी सबको? बिल्कुल आ गई होगी। अच्छा, ये देखो, सी का जो दान है वो कितना है? 2700 है। और सी का परसेंट में दान कितना है? 9%। तो 9% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? 2700 को। तो 1% यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। नहीं आएगा, 9 से भाग करोगे। 100% कितना आ जाएगा आपका? 30,000। तो अब ये 100% क्यों निकाला? सी का वेतन आ गया, सी का वेतन आ गया। थोड़ा सा सवाल बड़ा दिखाई दे रहा होगा, बड़ा है नहीं, थोड़ा स्क्रीन छोटा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज समझ में सवाल आ जाएगा। सबको सवाल समझ में आ गया इतना? 25,900 ए कमा रहा है, बी भी 25,900 कमा रहा है, सी कितना कमा रहा है? 30,000। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कर डालो, कैसे करना है? ए और सी का कुल दान।
ए और सी का कुल दान कितना हो गया, जोड़ोगे आप 2072 में 2700 तो 4772 आ जाएगा, 4772 आ जाएगा कुल दान। ए बी और सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, तो ए बी सी का कुल वेतन, इनको जोड़ो तीनों का वेतन का, तो 25 और 25 50 और 51,800 हो जाएगा, 900 900 1800 51,800 और 51,800 30,000 जोड़ोगे तो आपका 81,800 हो जाएगा। ठीक है, ऐड तो कर ही लेंगे सभी साथी, इन तीनों के वेतन को जोड़ेंगे तो आपका 81,800 हो जाएगा, 81,800। और परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई है ना। कह रहे हैं ए और सी का कुल वेतन जो है ए और सी का कुल जो दान है वो तीनों के वेतन से कितने परसेंट, तीनों के वेतन का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर अगर देखो कैंसिल करो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो, अच्छा 2 से कैंसिल करो 4 9 0 9 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करो 2 दूनी 4 2 3 6 2 अट्ठे 16 2 छंग 12 ये बन जाएगा। अच्छा 409 4 पंजे 20 4 पंजे 20 409 से भाग करेंगे तो 2386 हो रहा है, 4 पंजे 20 जाएगा ना। तो 5 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मतलब 5.8। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे समझना पड़ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेशन करोगे तो करते रह जाओ, क्योंकि ऑप्शन भी कभी कभार देखने पड़ जाते हैं, ऑप्शन देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर 409 की 6 बार जाओगे ना, 6 बार तो आपका 6 चौक 24 जा रहा है, तो 24 आपका 2386 से ज़्यादा जा रहा है ना, 2386 से ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पर 5.5 बार 5 भाग जाएगा, 5.8% आंसर हो जाएगा। फिर 5 वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आगे भाग करने की ज़रूरत हमें नहीं है, आगे भाग करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। एक बार जल्दी से इसको फटाफट से एक बार और समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत जल्दी से। देखो 8%, 7% और 9% दान कर रहे थे, इनके बीच में ए और बी के बीच में जो अंतर है वो कितना है, वो 259 है। ठीक है, ये बन जा रहा था। तो 8% कितना आ रहा था दान, तो ये आ रहा था आपका 8 ने 72, ये आपका 2072 आ रहा था। और ये 7% कितना आ रहा था आपका 1813 आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब कह रहे थे, इन्होंने क्या बोला था, ए और बी का जो कुल दान है वो कुल दान कितना हो जा रहा है आपका, कुल दान हो रहा है आपका मिला के कितना 3885 हो रहा है, जो कि 1185 1185 ज़्यादा है किससे, सी से। तो सी का कैसे निकाला था, घटा के कितना आ गया 2700 आ गया था, ये आ गया था सबको समझ में। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया था। तो ए का जो दान आया था वो 2072 आया है, और बी का दान 1813 आया है, और सी का दान जो है 2700 आया है। अच्छा ठीक है, अच्छा 1% की वैल्यू कितनी बनाई थी, 259 आई थी। तो 100% इनका निकाल लो, तो कितना आ गया 25900 ये इनका वेतन हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो, तो सी जो है 9% दान करता है, यहाँ पर 2700 दान करता है, तो 9% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2700 को। 1% यहाँ पर निकल आएगा 300 के बराबर। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था ए और सी का कुल दान, ए 2072, बी ए और सी कितना 2700, तो कुल मिला के आपका 4772 दान कर रहे हैं। कितने में, कितने का निकालना है ये, कुल वेतन का तीनों का। तो 25,900 25,900 51,800 51,800 30,000 हो गया 81,800, इसका निकालना है परसेंट में। तो 100%, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो, 818 से भाग करोगे तो 5.8%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो ये देखिए इतने सवाल थे। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, मैंने बेसवाल नहीं लिए हैं, जैसे एवरेज में भी कुछ सवाल परसेंटेज वाले आए हैं, एवरेज से सवाल आए हैं, उसमें प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है। वर्क एंड टाइम से सवाल पूछे गए थे CGL 19 में, और उसमें भी परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया था। तो और डाटा इंटरप्रिटेशन DI में परसेंटेज वाले सवाल आते हैं, तो मैंने वो सवाल नहीं लिए क्योंकि मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल और केवल प्रतिशत वाले सवाल लिए, मैंने एवरेज वाला मिक्स सवाल नहीं लिया, ना ही मैंने वर्क एंड टाइम, और भी अन्य टॉपिक हैं, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज कहीं ना कहीं अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक में इस्तेमाल हो जाता है, तो हम टॉपिक वाइज ही चीज़ों को करेंगे। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन सेशन रहा आज का, और आप सभी साथी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप सभी साथी हमें सपोर्ट करते हैं।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर एक फेसबुक, हर एक व्हाट्सएप पे पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ने को मिले हैं ये सवाल, समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे और कुछ नया सीखा होगा, कुछ पुराना जो आपने पहले कर रखा होगा उस पर सवाल करे होंगे, उस तरह के सवाल, तो आपको कॉन्फिडेंस गेन हुआ होगा, कुछ आपको जानकारी और मिली होगी कैसे करके जल्दी सवाल करना है, ये भी आपको जानकारी मिली होगी। हाँ, एक बात समझ लीजिएगा, मैंने जब आपको सॉल्व करे होंगे तो मुझे एक्सप्लेन करने में समय लगता है, और दूसरा मेरे पास व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था नहीं है कि मिटाना पड़ता है, तो थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो उस बात पे गौर नहीं करिएगा। आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल अशोका द एग्जाम गुरु से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी मैं भेज दूंगा, अशोका द एग्जाम गुरु से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको दोबारा से लगा के देखिएगा, विश्वास रखिएगा, बहुत जल्दी आप सवाल कर पाओगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि हंसते हंसते पढ़ते हैं ना, मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ते हैं ना, तो फिर पढ़ने का हा क्या बात है, मज़ा ही कुछ और होता है। हम अपने को ना बोझ ना बनाएं, इस पढ़ाई को बोझ ना बनाएं, अगर बोझ बनाते हैं ना तो फिर हमें बोझ लगता है पढ़ाई, तो फिर हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और आपको सिलेक्शन चाहिए भाई, तो हमारे साथ हम आपका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। मैथमेटिक्स में आपका पूरा सहयोग करा जा रहा है। आजकल हम यूपीएसआई के लिए लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं डेली सुबह 8 बजे, उसको भी अटेंड कर सकते हैं, और हमारे साथ आप अपना जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथियों, कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे हर एक साथी का कमेंट चाहिए, लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, कैसे सवाल एसएससीजीएल में पूछे गए थे ये बताइएगा, सवाल आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये बताइएगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं ये भी हमें बताइएगा, ध्यान रखिएगा। हर एक साथी कमेंट आना चाहिए, कितने सवाल गलत हुए हैं ये भी आप कमेंट में बताएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।